हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फराफ का स्टडी। साथियों, कल मैं किसी कारणवश नहीं डाल पाया था ये वीडियो, तो इसके लिए सॉरी। तो आज से हम लोग फिर से जैसा हम लोग चल रहे थे वैसे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथियों, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इनमें से कौन एक बहुकोषीय जीव है? क्या है? बहुकोषीय जीव यानी मल्टी सेलुलर। क्या है? मल्टी सेलुलर। ये भी लिख के आ सकता है। और सिंगल इसमें पूछ देता कि कौन सा एक सिंगल यानी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसका पहले ऑप्शन देखते हैं। ए में है एगेरिकस, ऑप्शन बी है साइनोबैक्टीरिया, और ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा, और ऑप्शन डी है पैरामीशियम। तो साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले इसका आंसर देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में कर दें। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एगेरिकस। यानी इनमें से कौन एक बहुकोषीय यानी मल्टी सेलुलर है? तो एगेरिकस। ठीक है साथियों, अब देखिए मल्टी सेलुलर को ही बोला जाता है यूकैरियोटिक। अगर कहीं कहीं ये भी दे देगा कि इनमें से कौन एक यूकैरियोटिक जीव है, इसी को बोला जाता है मल्टी सेलुलर को ही। और एक कोशिकीय हो जो सिंगल सेलुलर होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, यानी सेल को दो डिवीजन में किया गया, एक यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब देखिए साथियों, सेल का जैसे बात चला तो सेल का स्टडी जो होता है ना साथियों, तो वो होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कोशिका का अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। और एक इससे मिलता जुलता, आप गलती इस कारण करते कि इससे एक मिलता जुलता वर्ड है, और वो भी स्टडी ऑफ कवक जो होता है, कवक का अध्ययन, उसको बोलता है माइकोलॉजी। ठीक है साथियों, तो इसी कारण क्या होता है कभी कभी गलती हो जाता है। यानी माइकोलॉजी अध्ययन होता है कवक का और साइटोलॉजी अध्ययन होता है कोशिका का। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। ऑप्शन ए है कर्क रोग का उपचार, ऑप्शन बी है हवाई जहाज में ईंधन, और ऑप्शन सी है घेंगा का उपचार, और ऑप्शन डी है परमाणु रिएक्टर में ईंधन। तो साथियों, इसका तो पहले आंसर देख लेते। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, यानी परमाणु रिएक्टरों में ईंधन का यूज होता है, हम लोग करते हैं। यानी यूरेनियम का जो बिजली उत्पादन है, जैसे ये परमाणु ये रिएक्टर जो सुने होंगे जिससे कि बिजली उत्पादन किया जाता है, तो उसी का ईंधन के काम में आता है। साथियों, ये भी पूछ सकता है कि यूरेनियम के जैसे ईंधन के रूप में किसको किसको और ले सकते हैं। तो साथियों, एक तो यूरेनियम हो जाता है, एक होता है थोरियम, और एक होता है प्लूटोनियम। माने इसके जैसा इसको भी यूज में अगर लेना चाहे तो ले सकता है। सबसे पहला बात ये है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी में जो है इसी का यूज होता है। और अभी हम लोग यानी कहा जाए तो इंडिया में अप्रॉक्स 14% बिजली जो है, ये लगभग 14% बिजली यहाँ उत्पन्न किया जाता है। और साथियों, इसमें पूछ देता कि इसका जो है यूरेनियम का और क्या है, और का नाम यानी अयस्क इसका यूरेनियम का कौन सा है, तो वो होता है पिचब्लेंड। क्या है? पिचब्लेंड। ये इम्पोर्टेंट है, एक ही इसका और ये इम्पोर्टेंट और माना जाता है। यानी इम्पोर्टेंट इसका मतलब क्वेश्चन में बार बार या किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। यूरेनियम का और या इसका अयस्क पूछे तो पिचब्लेंड है, और उसका फार्मूला जो होता है U3O8। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन जो बताएं इसको ध्यान रखना है। और साथियों, और इसका जो है साथियों, ये पिचब्लेंड जो है इसका और अलग जो नाम है, इसको येलो केक भी बोला जाता है, येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन बता दिए हम लोग यूरेनियम के। अच्छा, और इसका आइसोटोप भी बता दें साथियों। तो इसका आइसोटोप जो होता है, यहाँ पे जैसा कि लिखा है यूरेनियम का आइसोटोप के उपयोग की पहचान। तो आइसोटोप मतलब साथियों होता है, ध्यान रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक एक तरह से समझ लीजिए कि आइसोटोप जहाँ पे बोले ना, तो यानी बेस उल्टा करना है। और एक होता है आइसोबार, एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोबार। तो यानी इसका जो है आइसोबार, तो यानी टॉप वाला सेम होना चाहिए, ये जो एलिमेंट है उसका टॉप वाला, यानी टॉप वाला सेम होने का मतलब क्या है, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए। और आइसोटोप है तो यानी बेस वाला सेम होना चाहिए, उल्टा याद रखने के लिए बता रहे हैं। तो बेस यानी एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, उसको आइसोटोप बोलते हैं। अब देखिए यूरेनियम का आइसोटोप कौन कौन होता है। एक होता है यूरेनियम, नीचे तो 92 होता है 92,
तभी तो ये आइसोटोप होगा। यानी नीचे एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप कहलाता है, एटॉमिक मास सेम है तो आइसोबार कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए यूरेनियम 235, यूरेनियम 236 और यूरेनियम 238, ये तीनों एक दूसरे, ये यूरेनियम का आइसोटोप्स है। ठीक है ये। और अगर पूछ देगा कि नेचर में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो साथियों यूरेनियम 238 पाया जाता है। नेचर में सबसे ज़्यादा यूरेनियम 38 पाया जाता है। ठीक है साथियों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्थेन कर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? क्या है? पार्थेन कर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए है निषेचन के साथ जनों के विकास, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन बोला जाता है इसको अंग्रेजी में। ऑप्शन बी है निषेचन के साथ फलों का विकास, ऑप्शन सी है निषेचन के बिना जड़ों का विकास, और ऑप्शन डी है निषेचन के बिना फलों का विकास। तो साथियों इसका मतलब ही होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो फलों का विकास होता है पार्थेनोकॉर्पी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो आप लोग जानते हैं, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी 3 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। और साथियों इसमें कभी कभी ये पूछ देता है कि फूल वाला पौधा जो है पुष्पोद्भत्ति जो बोला जाता है, फूल वाला पौधा को फेनोगेमस बोला जाता है, यानी फेनरोगेमस बोला जाता है। बस ये नाम सिर्फ एक ध्यान रखना है। और यहाँ पे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बिना फलों का विकास होता है पार्थेनोकॉर्पी में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर, इसको छोटा कर, किस सूत्र पर निर्भर करती है? यह है किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है 2n², ऑप्शन बी है n², ऑप्शन सी है 2n और ऑप्शन डी है 3n²। तो साथियों सबसे पहले इसका आंसर जानिए, यानी 2n² होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन कभी कभी क्या होता है कि 2n और 2n² होता है। एग्जाम में स्टूडेंट कन्फ्यूजन यही करता है कि 2n होता है या फिर 2n²। तो साथियों ध्यान रखना है, 2 यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यानी 2n² इसका फार्मूला होता है। हाँ, कभी कभी ये पूछ देता है कि नंबर ऑफ यानी कक्षों की संख्या कितना होता है, ऑर्बिट में कक्षों की संख्या कितना होता है, तो वो होता है n²। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल से पूछे तो वो होता है n² होता है सिर्फ फार्मूला। अब देखिए इसका मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है साथियों। पहले नंबर तो न्यूक्लियस में क्या क्या उपलब्ध रहता था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों उपलब्ध रहता है न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस में। अब देखिए इसका जैसे पहला कक्षा, ये दूसरा तीसरा जैसे सेल है, तो ये के सेल, KL, M, N ऐसे करके 4 सेल हम लोग पढ़ते हैं। और इसके आगे भी 2 सेल होता है OP, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो KLMN तक हम लोग देखते हैं। तो जैसे N=1 अगर है तो K सेल हुआ है, N=2 है तो L सेल मानते हैं, N=3 तो M सेल, और N=4 तो N सेल होता है। तो अब यहाँ से अगर देखें कि मान लिया कि M सेल में बोल दिया, तो M सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूछ देगा। तो M कितना पे है? N=3 पे M सेल होता है। तो अब देखिए इस फार्मूला से अगर देखिएगा 2 × n², तो यहाँ पूछ देता तो n की जगह 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 3 9 दूनी 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम भर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये फार्मूला और ये एग्जाम्पल अगर ध्यान रखिएगा तो इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपसे एग्जाम में छूटने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या है? फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 5। तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी 5। फास्फोरस के संयोजी इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब देखिए साथियों यहाँ फास्फोरस कितना पे, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही होगा साथियों, जितना 1 से लेके कम से कम 36 या तो नहीं तो कम से कम 20 तक तो आपको एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है। ठीक है। तो यानी इसका फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो 15 होता है, जैसे ऑक्टेट रूल जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है 2 8 8 18
18 इसे ऐसे करके होता है, तो आगे आपको नहीं, वो बहुत आगे चला जाएगा। तो यानी 2 8 8, तो 2 ये और ये 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 8 10 और 5 15, यानी इसका हो जाएगा 2 8 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो जाता है, लास्ट में जो लास्ट सेल में जो जितना रहता है वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं। क्या है, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है पास्कल। तो साथियों यहाँ शक्ति यानी पावर बोल दिया है, तो पावर का तो पहले यूनिट यानी जूल पर सेकेंड, सबसे पहले इसका आंसर यानी वाट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन कुछ क्या रहता है, कभी कभी ऊर्जा का यूनिट पूछ देता है या हीट का। क्या है, एनर्जी और हीट का, ये दोनों का यूनिट सेम होता है और इसका यूनिट होता है जूल। यानी एनर्जी ऊर्जा, हीट मतलब उष्मा का यूनिट, दोनों का यूनिट होता है जूल, जो कि यहाँ बी में दिया हुआ है, जो कि ये इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए कभी कभी ये पूछ देता है कि ऊर्जा की दर को, यानी लिख देगा क्वेश्चन में ऊर्जा की दर का इकाई क्या होगा, तो वो भी ऊर्जा की दर यानी टाइम से डिवाइड, दर पूछा है तो यानी टाइम से डिवाइड हो जाएगा। या उष्मा की दर को क्या यानी इसका इकाई क्या है या इसका यूनिट क्या है बोल देगा, तो वो भी सेम होता है, यानी उसका आंसर भी वाट होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है गंगोत्री और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो साथियों पहले इसका आंसर जानते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा यमुना, यानी दिल्ली जो है यमुना नदी के स्थित या यानी अवस्थित है, यानी यमुना नदी तट के किनारे यह दिल्ली है। ठीक है, और यहाँ जो है मथुरा और या आगरा भी है, यह भी यमुना नदी के तट पर ही स्थित है साथियों। ठीक है, अच्छा कभी कभी यमुना से यहाँ जैसे आंसर है तो यमुना से ये क्वेश्चन पूछता कि यमुना कहाँ से निकलती है, तो साथियों इसका जो है आंसर यमुनोत्री हिमालय से निकलती है यमुना। ठीक है, अब साथियों इसमें ये पूछ देता कि इसका लंबाई यानी यमुना नदी की लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई है 1375 किलोमीटर, यानी 1375 किलोमीटर इसका लंबाई है। और यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन पूछ देता कि यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया, वहीं इलाहाबाद में मिलती है यमुना और गंगा यहाँ मिलती है। और क्वेश्चन ये पूछ देता कि इसकी यानी यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी ये पूछ देता कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो यमुना नदी है। और यमुना का सहायक नदी पूछता तो चंबल बेतवा ये सब इसका सहायक नदी है। ठीक है साथियों, और जैसे गंगा का बात चला तो गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री गोमूत्र हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, यानी गौमूत्र हिमानी से गंगा निकलती है। तो ये 5-7 क्वेश्चन हो गया साथियों, तो इसको आप ध्यान रखिए तो बेटर है, जो कि इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे नदियों पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेगास्थनीज भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ता में से एक था, उसका संबंध किस देश से था। क्या है, मेगास्थनीज भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ता में से एक था, उसका संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए है यूनान, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है इटली। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा यूनान। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनान। ठीक है, अब इसमें पूछ देता कि मेगास्थनीज किसका दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आए थे। क्या है, मेगास्थनीज किसका दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आए थे, तो ये हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। किसका हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का दूत बन के भारत आया था। ठीक है साथियों, अच्छा ये पूछ देता मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक को लिखा, यानी किस पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखा थी। ये जो है पुस्तक ये है इंडिका, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एरा ऑफ डार्कनेस। ये सबसे पहले तो इसका अगर पुस्तक का भी नाम याद रखना और राइटर का भी याद रखना। इन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर, इसको छोटा करते साथियों,
गंभीर औपनिवेशिक गंभीर वास्तविकता का वर्णन करती है। इन ओरा ऑफ डार्कनेस, ध्यान इतना याद रखना है आपको पूरे क्वेश्चन में से। तो ऑप्शन ए है चेतन भगत, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है BS नायपॉल और ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि थरूर, यानी ऑप्शन बी। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसका आंसर याद रखना, यानी इन ओरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा, तो शशि थरूर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तनु यानी डाइल्यूट करने के लिए, और एक सांद्र अम्ल बोला तो यानी कंसनट्रेटेड एसिड बोला जाता है इसको अंग्रेजी में, कंसनट्रेटेड एसिड। यानी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है तनु अम्ल में पानी मिलाना, ऑप्शन बी है सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए, ऑप्शन सी है पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों इसका ये कंसनट्रेटेड एसिड बोला। अब एसिड किसको बोला जाता है, जो वाटर से रिएक्शन करके यानी H+ आयन को रिलीज करे उसको एसिड बोला जाता है। इसी तरह वाटर से रिएक्शन करके जो बेस वो कहलाता है जो OH- को रिलीज करे, ये एसिड और बेस। अब देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों मिलके यानी वाटर से यहाँ H2O से रिएक्शन करके, ये देखिए यहाँ से Na, यानी ये दोनों रिएक्शन करके ये नमक और वाटर का निर्माण करता है। यानी Na यहाँ से देखिए OH- ये रिलीज किया, ये Na+ हो जाता है, H+ और Cl-, यानी ये एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि H+ को रिलीज किया, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि OH- को रिलीज किया। ये OH- और ये H+, ये दोनों आके यहाँ पे वाटर का निर्माण करता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके नमक का निर्माण किया। ठीक है साथियों, तो ये एसिड बेस होता है कंसेप्ट। और एसिड का साथियों, एसिड का हमेशा जो है pH जो रहता है यानी <<7 रहता है, यानी 7 से कम ही रहेगा pH एसिड का। अब बेस का अगर पूछ देता तो बेस का pH जो है हमेशा 7 से ज़्यादा, 7 से लेकर 14 तक होता है, और इसका 0 से 7, यानी 0 के अगर तरफ है तो मोर एसिडिक रहेगा, और बेस में इसी 14 के करीब जो रहेगा तो वो मोर बेसिक कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक दो और पॉइंट मैं बता देता हूँ। जैसे साथियों कि जिन एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, दोनों उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, उसको बोला क्या जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन बोल जाता है, यानी ऑक्सी एसिड बोला जाता है, यानी ऑक्सी अम्ल बोला जाता है। जिस एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है तो ऑक्सी अम्ल बोला जाता है, और जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन है तो उसको हाइड्रा, यानी एसिड इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है तो इसको बोला जाता है हाइड्रा एसिड, यानी हाइड्रा अम्ल बोला जाता है। ठीक है साथियों, तो ये इसमें एक्स्ट्रा डिटेल था। साथियों आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो को अच्छा से देखा होगा। ठीक है साथियों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैं भले 10 ही क्वेश्चन कराया था, लेकिन इसमें आपको 40 से 50 क्वेश्चन का कंटेंट मिला है साथियों। अगर ध्यान से आप पढ़ लेते हैं और डेली का इतना देख रहे हैं, अभी तक मैंने लगभग 300 से 400 क्वेश्चन इस पर करा दिया हूँ। अगर आप इतना डेली भी करते हैं तो कोई भी जो, जैसा कि हम लोग बोले हैं कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा जो भी एग्ज़ाम आना है तुरंत सब एग्ज़ाम होगा साथियों, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी अगर देखा जाए तो बिहार में BPSC का दे दिया था, अभी कल ही से यानी फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया मेंस का, और जो SSC JEE है वगैरह, ये फिर बिहार अमीन है, या फिर जो भी जितना एग्ज़ाम है तो वो सब होने की संभावना पूरा रहेगा जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो विजिट कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है साथियों, और इस टाइप से अगर जनरल साइंस का वीडियो देखते हैं तो इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, यानी GK के नाम से प्लेलिस्ट है, या फिर इसमें मैं एक वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।